अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे गज़ल नंबर 1। हमारी पहली गज़ल सिराज औरंगाबादी जी की है। गज़ल और उसके पहले शेर को मतला और दूसरे शेर को मक्ता कहते हैं, और इसका ये शेर हम काफिया होते हैं। ठीक है, इनके लास्ट के वर्ड हम काफिया होते हैं। ऐसी नज़्म को गज़ल कहते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद होती है। पहली बार, सिराज के ज़माने की उर्दू ज़बान पर दक्कनी के असरात हैं। अब सिराज औरंगाबादी का तखल्लुस है, सिर्फ सिराज, तो उनके ज़माने कि उर्दू ज़बान पर दक्कनी के असरात है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने वक्त में जो उर्दू सीखे थे उस पर दक्कनी ज़बान भी शामिल थी। दक्कनी ज़बान की उर्दू और हमारी इस ज़माने की उर्दू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन लफ्ज़ों के पढ़ने में और लिखने में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बोलने के साथ साथ उस ज़बान का इमला भी आज के इमले से मुख्तलिफ था। दक्कनी ज़बान के इमले और हमारी ज़बान के इमले में लिखने में फ़र्क पड़ता है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पर, जैसे मुझ, अब हम मुझ लिखेंगे जो यहाँ बताया है, और उसी को दक्कनी ज़बान में सिर्फ मुझ लिखा है। मतलब वही है मुझ, लेकिन लिखने और बोलने के अल्फाज में फ़र्क है। वैसे ही आगे को, हमारी ज़बान में उसे को कहेंगे और दक्कनी ज़बान में कू, नून गुन्ना के साथ वाव पे उल्टा पेश भी आ गया है। आगे तक, हम यहाँ हमारी ज़बान में तक और उनकी ज़बान में तलक। समझ में आया? उर्दू पर, उनके ज़माने की उर्दू पर थोड़े थोड़े दक्कनी असर थे। मतलब उन्होंने जो उर्दू सीखी है उनके साथ साथ उन्हें दक्कनी उर्दू भी आई थी। हमें अपनी ज़बान की कदीम सूरत, इसके तलफ़्फ़ुज़ और मिजाज से भी वाकिफ़ होना चाहिए। मतलब हमें हमारी जो ज़बान है उसकी जो पहले की कदीम सूरत थी, मतलब वो पहले कैसी थी, उसका तलफ़्फ़ुज़ और उसका मिजाज कैसा था, उससे भी वाकिफ़ होना चाहिए ना। कि हम जो अभी लैंग्वेज पढ़ रहे उसे पहले के ज़माने में किस तरह से यूज़ किया जाता था और कैसे यूज़ किया जाता था, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ज़ेल की गज़ल में इसकी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। मतलब ये गज़ल में पहले के ज़माने का असर पाया गया है, क्योंकि सिराज औरंगाबादी ने जब तालीम हासिल की थी तो उन पर पिछले ज़माने का असर था, तो उनकी गज़ल में भी हमें कदीम ज़माने की सूरत नज़र आएगी। जो इनकी गज़ल है, इन्होंने कदीम ज़माने की सूरत को अपनी गज़ल में ढाला है। हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले सिराज औरंगाबादी जी से जान पहचान करेंगे। सैयद शाह सिराजुद्दीन सिराज 1712 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए। ये भी महाराष्ट्र के थे, औरंगाबाद में वो पैदा हुए थे। सिराज को सूफ़ी शायर कहा जाता है। वो मिजाजन और अमलन सूफ़ी थे। अब सूफ़ी शायर से मुराद बहुत ज़्यादा ख़याली शायर थे, सादा एकदम। और वो मिजाजन और अमलन, उनका मिजाज और वो जैसा अमल करते थे वो भी बहुत सूफ़ी थे। मगर उनकी शायरी पर तसूफ़ का गलबा नज़र नहीं आता था। मतलब उनकी शायरी में वैसी बातें नहीं नज़र आती थी जो उनके मिजाज और उनके अमल में थी। वो ज़िंदगी को एक आशिक की नज़र से देखते थे। उनका जो नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का, वो एक आशिक की नज़र का था। मतलब वो ज़िंदगी को बहुत पसंद करते थे। अब वो आशिक की नज़र से देखते थे, मतलब ज़िंदगी उनकी माशूक हुई। फ़ारसी शेर व अदब से उन्हें बहुत लगाव था। शायरी में उन्हें उस्तादाना महारत हासिल थी। उन्हें फ़ारसी शेर से बहुत ज़्यादा लगाव था और उन्हें उस्तादाना महारत हासिल थी। मतलब वो उस्ताद भी रह चुके थे। एक तरह से उस्तादाना महारत से मुराद होता है कि उनके अंदर जो टैलेंट था वो
टीचिंग के काबिल था, मतलब वो किसी और को भी सिखा सकते थे, इतनी ज़्यादा उनके अंदर महारत थी। वली के बाद वो दक्कन के सबसे नामूर शायर हुए। उन्होंने गज़ल के अलावा मरसिए, कसीदे, रुबाइयात, खमसे और मसनवियाँ भी लिखी है। अब उन्होंने गज़ल के साथ साथ और भी बहुत सारे असनाफ लिखे हैं। अब असनाफ से सुखन में ये भी आते हैं, मरसिए, कसीदे, रुबाइयात, खमसे और मसनवियाँ। उनका इंतकाल 1763 में औरंगाबाद में हुआ। अब उनका इंतकाल भी हो गया था औरंगाबाद में। आगे अब चलेंगे गज़ल की तरफ। गज़ल शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि एक एक शेर को मैं एक्सप्लेन करूंगी और आपको एक एक शेर की तशरीह भी करना है, ठीक है। पहला शेर, अब हर शेर काफिया होगा, उसमें हमें काफिया मिलेगा और रदीफ भी, ठीक है। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। सबसे पहले तगाफुल से मुराद गफलत, मतलब बेतवज्जही, परवाह नहीं करना, और बानिया से मुराद बातें। अब ये दक्कनी ज़बान का है कि बातें को बानिया कहा जाता है। अब शायर इसमें बता रहे हैं, आप लोग के लिखने का तरीका कुछ इस तरह होगा कि जब आप शेर पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस शेर को लिखेंगे तशरीह, फिर आप उस शेर को सबसे पहले उतारेंगे जवाब में, उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में सबसे पहले आप दोगे शायर का तखल्लुस, जो बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरीली ये आपको देना ही पड़ेगा हर तशरीह में। सबसे पहले आप ये लिखोगे, पहले वो शेर उतारोगे, अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। क्वेश्चन पेपर में ये रहेगा शेर, लेकिन आपको आंसर शीट पे भी ये शेर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके नीचे आप शायर का तखल्लुस दोगे पैराग्राफ में। मंदरजा बाला शेर गज़ल नंबर 1 सिराज औरंगाबादी की गज़ल से लिया गया है। ये बताओगे, सिराज औरंगाबादी का तखल्लुस सिराज था, वो एक सूफ़ी शायर थे। इनफ, ये 2 लाइन में आपने शायर के बारे में बता दिया। उसके बाद उसके नीचे नए पैराग्राफ में आप स्टार्ट करोगे शेर के अंदर क्या है। शायर कहता है कि, समझ में आया सबको। सबसे पहले आप वो शेर कॉपी करोगे अपने आंसर शीट पे, उसके बाद न्यू पैराग्राफ में आप शायर के बारे में बताओगे, वो कौन सी गज़ल से लिया गया है, ये शेर किसका है और ये शेर को किस शायर ने लिखा है। उसके बाद आप थोड़ा सा शायर के बारे में बता दो 1-2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन का तखल्लुस काफ़ी है। फिर नए पैराग्राफ से आप स्टार्ट करो, शायर कहता है कि, मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आप गज़ल के शेर को उतारोगे, उसके बाद नया पैराग्राफ में ये शेर गज़ल नंबर 1 सिराज औरंगाबादी की गज़ल से लिया गया है। इसमें शायर ने नहीं, सिराज औरंगाबादी एक सूफ़ी शायर थे, उनका तखल्लुस सिराज था, ठीक है। अब नए पैराग्राफ से आप स्टार्ट करोगे, शायर कहता है कि, तो बढ़ते हैं शेर में क्या बताया है। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ। अब शायर अपने महबूब को बता रहा है, अपने महबूब से शिकवा कर रहा है, मतलब वो शिकायत कर रहा है कि तुम मेरी सारी मेहरबानियों को भूल गए। सबसे पहली बात तो ये है, तुम मेरी सारी मेहरबानियों को भूल गए, और जो भी करम, मोहब्बत आमेज सुलूक, जो भी भलाइयाँ, जो भी था, वो सब तुम भूल गए, और मुझसे बेनियाजी और बेतवज्जही और गफलत की बातें तुम मुझसे करने लगे हो। तुम्हारा ये रवैया गैर इंसानी है। शायर अपने महबूब से शिकवा कर रहा है कि अव्वल की तुमने भूल गए मेरी मेहरबानियाँ, मतलब तुम मेरी सारी मेहरबानियाँ भूल गए, जो भी मैंने मेहरबानियाँ, करम, मोहब्बत आमेज सलूक, जो सब तुम्हारे साथ किया वो सब तुम भूल गए। लाने लगे हो तगाफुल की बानियाँ, मतलब वो सब छोड़ के
پیار محبت سے بات کرنے کے بجائے تم میرے ساتھ برے طریقے سے غفلت کی باتیں اور تغافل مطلب بے توجہی کی باتیں مجھ سے کرنے لگے ہو. شاعر اپنے محبوب سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور غیر انسانی ہے. مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے محبت بھرے سلوک کو بھول کر تم اس کے ساتھ بے توجہی برتنے لگے ہو, یہ بالکل غلط ہے. تو یہ شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن, نیکسٹ شعر. کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم, گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں. پھر سے آپ یہ شعر کاپی کرو گے, اس کے بعد شاعر کا تخلص دو گے کہ یہ شعر غزل نمبر 1 سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے. ان کا تخلص سراج تھا اور وہ ایک صوفی شاعر تھے. نیکسٹ پیراگراف میں شاعر کہتا ہے کہ, ٹھیک ہے, کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم. ہوئے گا سے مراد کیا ہوگا. کان دھر کے مطلب توجہ سے, کان دھر کے مطلب توجہ سے. گزری برہ کی رات, برہ مطلب جدائی, ٹھیک ہے, رات جو مجھ پر مطلب لکھا ہے اس میں صرف مجھ, لیکن ہم پڑھیں گے اس کو مجھ. ٹھیک ہے, کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم. کیا ہو جائے گا کہ تم اگر چین سے, سکون سے, توجہ سے میری بات سن لو گے تو. شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ کیا ہو جائے گا کہ تم اگر میری بات کو دھیان سے, غور سے, توجہ سے سنو گے. کیوں میری باتوں کو انسنی کر رہے ہو. مطلب ان کا محبوب ان کی باتوں کو انسنی کر رہا ہے, نہیں سن رہا ہے, اس پر دھیان نہیں دے رہا ہے. تو شاعر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا کہ اگر تم میری بات کو دھیان سے سنو گے, توجہ سے. گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں, مجھ پر جدائی کا جو غم تھا اس کے بارے میں تمہیں کیا داستان بتاؤں کہ کس طرح سے تمہاری جدائی کا غم مجھ پر گزرا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارا کیا بگڑتا اگر ہماری بات پر کان دھرتے اور ہماری داستان کا غم توجہ سے سنتے. کیا چلے جاتا کہ جو مجھ پہ غم تمہاری جدائی کے بعد گزرا ہے اسے تم دھیان سے اور توجہ سے سن لیتے. شاعر اس بات پر اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے. اگلا شعر. دامن تلک بھی ہائے مجھے دست رس نہیں, کیا خاک میں ملی ہے میری جا فشانیاں. اب یہ میری, یہ اس میں یہ نہیں آیا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے ہم میری ہی. ٹھیک ہے, دامن تلک بھی ہائے مجھے دست رس نہیں, کیا خاک میں ملی ہے میری جا فشانیاں. جا فشانیاں سے مراد جان کی تکلیف. اب شاعر بہت افسوس کے ساتھ, شاعر کو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس کے محبوب کو پانے کے لیے اس نے جو بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ سب بے معنی ہو گئی ہے, کیونکہ اسے تو اس کے محبوب کا دامن بھی نہیں ملا. مطلب اس نے اتنی ساری کوشش کری اپنے محبوب کو پانے کے لیے, بہت ساری تکلیفیں اٹھائی, لیکن اسے اس کا دامن تک نہیں ملا. مجھے دسترس نہیں مطلب مجھے نہیں مل سکا اس کا ایک دامن بھی. کیا خاک میں ملی ہے میری جا فشانیاں, مطلب جو بھی اس کی کوششیں تھی, جو اس کی تکلیفیں تھی, اس کو پانے کے لیے اس شاعر نے جو بھی تکلیفیں اٹھائی وہ سب خاک میں مل کر رہ گئی. کیوں خاک میں مل کے رہ گئی؟ کیونکہ شاعر کو اس کا ایک دامن تک نصیب نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو پانے کے لیے اتنی ساری تکلیفیں اٹھائی جو سب بے معنی ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شاعر اس میں بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں, بہت سارے
रंज और गम से गुजरना पड़ा है, लेकिन उसे उसका दामन भी नसीब नहीं हुआ, तो उसकी जो सारी तकलीफ़ें थी वो सब मिट्टी में मिलकर रह गई। उन सब तकलीफ़ों का और सेक्रीफाइस का अब कोई मतलब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे उसके महबूब का दामन तक नसीब नहीं हुआ। अगला पैराग्राफ, अगला शेर। दागे फिराक लालए बागे ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। अब दागे फिराक मतलब शायर का गम है, दागे फिराक मतलब जुदाई का गम, और लालए बागे ख्याल मतलब तसव्वुर के बाग का फूल। रह गए मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। अब इस शेर में शायर अपने महबूब के साथ जुदाई का गम जो है उसके बारे में बता रहा है कि उसके जुदाई का गम इस तरह उसके सीने में है जैसे एक तसव्वुर के बाग में जब लाला का फूल जब खिलता है तो लाला के फूल में एक सियाह दाग होता है, वैसे ही उसके महबूब के दूर होने के बाद शायर के दिल में भी एक जुदाई का दाग हो गया है। तो इसको कंपेयर करके शायर लाला के फूल को बता रहा है कि जिस तरह लाला के फूल में दाग होता है वैसे ही उसके महबूब के जाने के बाद उसके दिल में वो दाग है। शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, मेरे जिगर में भी गमे फिरकत के दाग तुम्हारी दी हुई निशानियों के तौर पर रह गए हैं। मतलब वो जो दाग मेरे सीने में है वो भी तुम्हारे दिए हुए ही है। मेरे जिगर में जो निशान है वो तुम्हारा दिया हुआ है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि शायर के सीने में जो जुदाई का गम, जो दाग है, वो तसव्वुर के बाग के लाला के मानिंद है। मतलब जो लाला के फूल होता है उसमें एक दाग होता है। शायर ने उस दाग की मुनासिबत से अपने दाग का जिक्र किया है कि उस दाग को महबूब की दी हुई निशानियों से गर्दाना है। ये शायराना तसव्वुर का हुस्न है कि इसने लाला के दाग को अपने सीने के दाग से ताबीर किया है। शायर सिर्फ अपने दाग को, लाला के फूल में भी एक दाग होता है, उससे कंपेयर करके शेर में बता रहा है कि वैसा ही दाग मेरे सीने के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि उसका महबूब उसे छोड़ के चला गया है और उसी की निशानी उसके पास रह गई है, वो दाग की मानिंद। अगला शेर। ये सारे शेर में आपको एक एक करके शायर का तखल्लुस लिखना है कंपलसरी हर शेर में, उसके बाद अगले पैराग्राफ में तशरीह करना है। शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, रमज़े तेरी निगाह की सब हमने जानिया। अब रमज़े मतलब इशारे, रम्ज़ की जमा इशारे, और जानिया जानते हैं, जानिया मतलब हम जानते हैं। तो इस शेर में शायर कह रहा है कि मेरे महबूब, हम तेरी निगाहों के इशारों और किनाइयों, मतलब हम सब तेरी निगाह को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि तू अपनी आंखों से क्या इशारे बयान कर रही है। हम सब जानते हैं कि वो किसी और के कत्ल की मशवरे नहीं हो रहे। मसलहत मतलब प्लानिंग, किसी और के कत्ल की प्लानिंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ मुमकिन है मेरे ही कत्ल की प्लानिंग चल रही है। शायद किसी के कत्ल की होती है मसलहत, किसी के कत्ल से मुराद किसी के कत्ल के मशवरे हो रहे हैं और बहुत मुमकिन है ये हमारे ही कत्ल हैं। शायर बता रहे हैं कि मैं आंखों के इशारों से ये समझ रहा हूँ किसी और के कत्ल की मसलहत नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कत्ल की मसलहत हो रही है। शायर अपने महबूब से शिकवा करते हुए कह रहा है। अगला शेर। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियाँ। मुझ दिल को मतलब मेरे दिल के, कोहे तूर को। अब ये कोहे तूर से सबसे पहले एक वाक़या था कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे, वो अल्लाह से बात करते थे वहाँ पर जाकर। तो एक वाक़या वहाँ पेश आया था कोहे तूर पे कि वो अल्लाह ताला के पास जाके ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें अल्लाह
मतलब अल्लाह ताला के नूर को देखना है। तो एक झलक वो कोहे तूर के पहाड़ से हुई थी अल्लाह ताला के नूर की, कि सारा का सारा पहाड़ जलकर सुरमा बन गया था। तो शायर उसी वाक़े को अपने इस शेर में बयान कर रहा है। तो ये शेर सनते तलमी हुआ। क्यों तलमी? क्योंकि ऐसा शेर जिसमें कोई तारीखी वाक़या का बयान हो वो शेर सनते तलमी होता है। तो इस शेर में तारीखी वाक़े का बयान हुआ है। कैसे? इस पे कोहे तूर का जिक्र आया है, और कोहे तूर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया था, अल्लाह के ताला के नूर की तजल्लियों से जो कोहे तूर जलकर सुरमा बन गया था, उसकी तरफ से इशारे शायर ने इस शेर में किए हैं। शायर कह रहा है कि अपने दिल के कोहे तूर का इस्तिआरा इस्तेमाल किया। शायर ने अपने दिल को कोहे तूर के मानिंद बताया है। वो कहता है कि मेरे दिल के कोहे तूर को उसके महबूब ने सुरमा बना डाला है। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया है, पूरी तरह से जलकर सुरमा बन गया है। फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई और तुम्हारी तजल्लियाँ और भी अकड़ा भी बाकी है। इसका मतलब शायर के महबूब ने उसे इतनी तकलीफ़ दी है कि उसका दिल पूरी तरह से जलकर सुरमा बन गया है, और उसे तब भी परवाह नहीं है, ऊपर से वो और लंतनारियाँ मतलब और भी ज़्यादा गुरूर दिखा रही है। समझ में आ रहा है कि बाकी है अब तलक भी वही लंतलानियाँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसके दिल का क्या हाल है, टूट चुका है, लेकिन फिर भी अब तक उसके महबूब में वही अकड़ और वही लंतलानियाँ बाकी हैं। शायर इसमें भी शिकवा कर रहा है कि मेरा दिल पूरी तरह से रेज़ा रेज़ा हो गया, मतलब बिखर गया है। जिस तरह से पहाड़ में सुरमा बन के बिखरा था, वैसे ही अपने दिल में मुनासिबत दे रहा है शायर कि मेरे दिल का भी कुछ इसी तरह हाल हुआ है, लेकिन फिर भी उसके महबूब को उसकी कुछ नहीं पड़ी है। आखिरी शेर, गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस देता है। अब देखो इस शेर पे अजीब सा एक मार्क है, इसे चमचे का मार्क कहते हैं। ये मार्क उस पर होता है हर आखिरी शेर में शायर अपना नाम अपने शेर में पेश करता है, अपना तखल्लुस देता है। ठीक है। कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ। सरगरानियाँ मतलब अकड़। कब लग से मुराद कब तक, कब तक रवा रखोगे। अब यहाँ लग से मतलब है तक, कब तक रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी नहीं सरगरानियाँ। अब शायर इसमें बता रहा है अपने महबूब को कि तुम कब तक अपने रवैये को इस तरह मुझ पर सख्त रखोगे, मतलब कब तक तुम मेरे साथ सख्त तरीके से रहोगे। शायर बोल रहा है ना, कब तक रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, मतलब कब तक तुम मेरे साथ ऐसे ही गफलत बरतोगी। तगाफुल मतलब गफरत, कब ये बंद होगा आखिर, कब तक तुम ऐसे ही बेतवज्जही मेरे साथ बरतोगी। अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियाँ, मतलब इस आखिर कब तक इससे बेनियाजी और तगाफुल को रमा रखोगे, इस कदर अकड़ और सरगरानी ठीक नहीं है। मतलब शायर समझा रहा है कि कब तक तुम मेरे साथ ऐसी बेतवज्जही बरतोगी, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है, ये अकड़ और ये बेतवज्जही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझ में आया सबको? सारे एक एक शेर को सुनना है और इसकी तशरीह करनी है। सबसे पहले आप वो शेर लिखोगे, उसके बाद उसके नीचे शायर का तखल्लुस पेश करोगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में शायर कहता है कि, यहाँ से आप अपना शेर स्टार्ट करोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं बता रही हूँ। गज़ल की सबसे पहला ऊपर के जो भी मुश्किल अल्फाज थे वो तो मैंने बताया है मायने, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ भी दिए हुए मायने आप लोग इसमें से देखकर अगर कुछ ना समझ में आए तो पढ़ सकते हो। गज़ल की 2 खुसूसियात को वाज़े कीजिए। अब इस गज़ल में ऐसी कौन सी 2 खुसूसियात थी? सबसे पहली खुसूसियात ये कि इसमें हमें ज़माने क़दीम की सूरत मिली, मतलब आपको दक्कन ज़बान की खुसूसियात मिली ना,
آپ کو دکنی زبان کی غزل پڑھنے کو ملی. سب سے پہلی خصوصیات یہ آپ کو نئے تلفظ اور مزاج سے واقفیت ہوئی کہ کس طرح مجھ کو لکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلی خصوصیات یہ. اور دوسری یہ کہ اس میں عاشقانہ غزل تھی یہ, اور اس میں شاعر نے اپنے محبوب کی بے اعتنائی اور بے نیازی کو لکھا ہے کہ کس طرح اس کا محبوب اس کے ساتھ بے توجہی برتتا ہے. یہ 2 خصوصیات اس غزل کی تھی. نمبر 2, قتل کی مصلحت سے متعلق شاعر کا خیال بیان کیجیے. اب قتل سے مصلحت سے متعلق شاعر کا کیا خیال تھا؟ شاعر کا یہ خیال تھا کہ ان کے محبوب کی آنکھوں کے اشارے وہ بالکل سمجھ گئے ہیں, اور ان کے محبوب کی آنکھوں کو پڑھ کر انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کا محبوب ان کے ساتھ قتل کا ارادہ رکھتا ہے, اور شاید یہ وہ قتل کسی کی مصلحت کی بنا پر کرنا چاہتا ہے. مطلب اسے کوئی اور اکسا رہا ہے ان کے قتل کرنے کے لیے, اسی لیے قتل کے مشوروں میں رازداری برتی جا رہی ہے. سمجھ میں آیا سب کو؟ اور شاید وہ یہ قتل کسی مصلحت کے بنا پر کر رہی ہے. وہ قتل کرنے کے پیچھے ان کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے. اگلا, شاعر کے جل کر مر جانے کے بعد بھی محبوب اپنا جلوہ دکھانے کو تیار نہیں. اس مفہوم کے شعر کو نقل کیجیے. اب شاعر کے مر جانے کے بعد بھی, جل کر مر جانے کے بعد بھی اس کا محبوب اپنا جلوہ نہیں دکھا رہا ہے نا, پھر بھی بے اعتنائی برت رہا ہے. اس مطلب کا شعر کون سا ہے؟ میں نے ایکسپلین کیا ہے. اس مطلب کا شعر ہے وہ سرمے والا شعر, کہ کب تک شاعر اپنے آپ کو پوری طرح, شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت, بیان کیا ہے نا میں نے اوپر. شاعر کے جل کے مر جانے کے بعد بھی مجھ دل کے کوہ طور پہ سرمے کیے ہو تم, باقی ہے اب تلک وہی لنترانیاں. یہ شعر اس شعر سے مناسبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا, اب غالب کے شعر بے نیازی حد سے گزری بندہ پرواہ کب تلک, ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرما دیں گے کیا. اب یہ بے نیازی, اس کے مفہوم والے شعر کو نقل کیجیے. اب یہ جو شعر یہاں پہ غالب کا بتایا گیا ہے, اس کا جو مطلب ہے اس سے ملتا جلتا کون سا ہے ہمارے پاس شعر؟ اس سے ملتا جلتا ہمارے پاس یہ والا شعر ہے, شعر نمبر 2. کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم, گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں. یہ شعر اس سے مناسبت رکھتا ہے. شاعر کے غزل کے قوافی سے ایسے قافیے نقل کیجیے جن کے واحد نکلے. اب میں نے بتایا تھا پہلے کہ غزل میں قافیے ہوتے ہیں. اس غزل کے قافیے کون کون سے ہیں؟ ایسے قافیے جن سے واحد بھی نکل سکے. اب اس میں ہے قافیے, دیکھو, مہربانیاں, مہربانیاں کا بن جائے گا مہربانی. بانیاں مطلب بانی, کہانیاں کہانی, جاں فشانیاں, نشانیاں نشان, جانیاں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب سے ہم کو واحد بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. غزل سے صنعت استعارہ کا شعر نقل کیجیے اور مستعارلہ اور مستعارمنہ کو خط کشیدہ کیجیے. اب صنعت استعارہ کا شعر کون سا تھا؟ صنعت استعارہ کا شعر جس میں سرمے کا, کوہ طور کا ذکر ہوا تھا, وہ صنعت تلمی, صنعت استعارہ جس میں شاعر نے اپنے سینے کے داغ کو اس کے داغ میں کہا تھا, لالا کے پھول میں, تو وہ ایک دوسرے سے کمپیریزن ہو گیا, تو وہ شعر صنعت استعارہ کا تھا. اب اس شعر میں مستعارلہ ہوا. مستعارلہ مطلب کہ جس پر داغ فراق, جدائی کا غم, کس بات سے اس میں بیان کیا گیا؟ داغ فراق اور لالے باغ خیال. کس کا خیال تھا اس میں؟ لالا کے پھول کا, تو وہ مستعارمنہ ہوا.
ٹھیک ہے. اگلا سند تلمی کا شعر لکھ کر واقع تحریر کیجیے. اب سند تلمی کا کون سا شعر ہے؟ کوہ طور والا. مجھ دل کے طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہے اب تلک بھی وہی لن تلانیاں، جس پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے ایکسپلین کیا ہے نا پہلے، وہی شعر اس میں آئے گا. اوکے. اب آگے شعر میں کی تشریح کرنا ہے، اس کے بعد بھی زیر اضافہ 4 الفاظ لکھے ہیں، وہ آپ لوگ خود لکھنا. اب یہ دیکھو، شاعر کا جان پہچان، نام تھا ان کا سراج الدین، ان کا تخلص سراج، ان کی شناخت کون تھے؟ وہ صوفی شاعر، اور وہ شہر کون سا تھا؟ اورنگ آباد. ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھو، شاعر نے جن اصناف سخن پر طبع آزمائی کی، کون سے اصناف سخن بنائے تھے شاعر نے؟ مرثیہ، قصیدہ، رباعی، خمسہ اور مثنوی. ٹھیک ہے. میں نے پورا ایکسپلین کر دیا ہے، دھیان سے پڑھو ساتھ، اور تشریح کرنا نہیں بھولنا ہے، تشریح کرنا ہے. ٹھیک ہے. آل دا بیسٹ.